नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हम दिल्ली सल्तनत को कवर कर रहे थे, दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पर देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट कवर किया। आज दिल्ली सल्तनत का मध्यकालीन भारत का आपका दूसरा पार्ट होगा, जिसमें आपकी पूरी दिल्ली सल्तनत कवर हो जाएगी। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो कुतुब मीनार परिसर का मुख्य दरवाजा है अलाई दरवाजा और इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, इसकी राजधानी लाहौर में थी और लाहौर से राजधानी दिल्ली इल्तुतमिश लेकर आता है, जो इसका दामाद था और इसका गुलाम था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में होते हैं और इसका एक फेमस सेनापति था जफर खान। कई सारे अभियानों में इसको भेजा गया था। जब ये मंगोलों के खिलाफ लड़ने गया, वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी दिल्ली सल्तनत में? तो तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती होती है। ठीक है, इसको याद करना है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो देखिए, अमीर खुसरो जो था, ये दिल्ली के 7 सुल्तानों के दरबार में रहा। बलबन से लेकर के ये आपके फिरोज तुगलक तक के दरबार में रहता है। ये यहाँ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहा। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था प्रचलित थी और इसका विस्तृत विवरण इब्न बतूता के द्वारा दिया गया। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने 1398 में भारत पे आक्रमण किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? ये कहा गया मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पे। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? देखिए, दिल्ली में जो बलबन था, ये गुलाम वंश से आता है। ये इल्तुतमिश का गुलाम था और इसीलिए बलबन को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था, आपने ध्यान रखना है। इल्तुतमिश एक दल बनाता है 40 तुर्क सरदारों का, जिसको तुर्कान ए चहलगानी बोला जाता है, जिसमें 40 तुर्क सरदार होते थे और इसी 40 दल का सदस्य था बलबन। जब बलबन सुल्तान बनता है, सबसे पहले वो इसी दल को समाप्त करता है। क्वेश्चन आता भी है कि 40 दल किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। खत्म किसने किया? बलबन ने किया। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो यह है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, ये भारत में भारतीय और फारसी दोनों वास्तुकला शैली का उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात इसने स्थापित किया था। तो वो कौन था? फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो किसको माना जाता है? हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का मिश्रण सितार को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो काव्य शैली यहाँ पर एक नई विकसित की गई, सबक ए हिंदी के नाम से नई फारसी काव्य शैली थी और इसके जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय, क्योंकि जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इल्तुतमिश के काल से मंगोल आक्रमण शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक किसके काल में होते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी है। अमीर खुसरो को भारत का तोता यानी तोताए हिंद भी कहा जाता है। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? अक्ता या इक्ता होगा यहाँ पर, यानी किसको भूमि दी थी?
तो अपने जीते हुए जो इसके विजित प्रदेश थे इसने किसको सौंपे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? खालसा भूमि वो भूमि होती थी जो डायरेक्ट राज्य के यानी कि जो डायरेक्ट सुल्तान के अधिकार में आती थी। सल्तनत काल में अमीरों का काफी प्रभाव रहता था जिनके पास काफी भूमि होती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों का दमन किया, उनसे भूमि को छीना और उसे खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया। तो सबसे अधिक खालसा भूमि अलाउद्दीन खिलजी के काल में विकसित हुई। क्वेश्चन आता है किन सुल्तानों ने अमीरों का दमन किया? दो सुल्तान थे जिन्होंने दमन किया, एक था बलबन, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, बाद में लोधी वंश के काल में अमीरों की जो उनकी स्थिति थी वापस प्राप्त होती है। तो खालसा भूमि क्या होती थी? जो डायरेक्ट सुल्तान की भूमि होती थी, और ये सबसे अधिक किसके काल में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो टका आपके चांदी का बना होता था, ससगनी भी चांदी का बना होता था, जीतल आपके तांबे का बना होता था। अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया? तो देखिए, कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने करता है। ठीक है, दिल्ली में कई सारे जो विभाग थे, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग था, दासों के लिए दीवान ए बंदगान था, जो जरूरतमंद होते थे उनके लिए दीवान ए खैरात खोला गया। वो सारे विभाग फिरोज तुगलक ने खोले, लेकिन एक विभाग जो काफी इंपॉर्टेंट है, कृषि विभाग, ये खोला था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया। उस समय दिल्ली में तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद तुगलक शासन कर रहा था। भारत में पोलो का प्रचलन किसने किया? तो पोलो खेल, कल हमने इसके बारे में बात करी थी, इसे चौगान भी कहते हैं। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था यही खेल खेल रहा था, गिर जाता है घोड़े से और मर जाता है। तो मैंने आपको बताया भी था, इसका प्रचलन भारत में तुर्कों ने किया है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो किसके सिक्कों पर संस्कृत भी लिखी होती थी? महमूद गजनवी के सिक्कों पर। अलाउद्दीन खिलजी के सेना अध्यक्षों में कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो अलाउद्दीन खिलजी का ही एक सेना अध्यक्ष था जिसका नाम था गाजी मलिक, और बाद में यही गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि गयासुद्दीन तुगलक का, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, वास्तविक नाम क्या था? उसका असली नाम गाजी मलिक था। ठीक है, जवाबित क्या थे? तो देखिए, जवाबित जो होते थे राज्य कानूनों को बोला जाता था। ठीक है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत यानी कि जो आपका वित्त विभाग उस समय मुख्य होता था, वजीर आप इसको कह सकते हो, और वजीर मुख्यतः वित्त विभाग का ही प्रमुख उस समय होता था। तो इसका जो चरमोत्कर्ष हुआ वो तुगलक के काल में हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में, और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो अपने को ईश्वर का अभिशाप चंगेज खान कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो दोआब यानी जहां पे 2 नदियां आकर मिलती हैं, जैसे पंजाब है, पंजाब 5 नदियों के संगम पर बसा है। ठीक है, 5 नदियों के तट पर बसा है, उसे पंजाब कहते हैं। दोआब यहां पे 2 नदियां आकर मिलती हैं। तो दोआब के क्षेत्रों, क्योंकि वहां पे ज्यादा पानी है, 2 नदियां आकर मिल रही हैं, तो वहां की भूमि ज्यादा उपजाऊ होती है, कृषि के लिए अच्छी होती है। तो दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम राजा नसरुद्दीन महमूद था। सल्तनत काल में फमाजिल का अर्थ क्या था? तो देखिए, फमाजिल क्या होता था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, यानी जो अतिरिक्त राशि होती थी, जो इक्तादारों से ली जाती थी, उसे फवाजिल कहते थे। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन था? तो भारत में सबसे ज्यादा नहरों का जाल किसने बिछाया? देखिए, नहरों का विकास करने वाला पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक।
लेकिन पूछेगा नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने बिछाया, वो था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो देखिए, चंगेज खान का एक दुश्मन था जो भागकर इल्तुतमिश के दरबार में आ गया था शरण मांगने, और उसका पीछा करते करते चंगेज खान भी भारत की सीमा तक पहुंच गया था। चंगेज खान के डर के इल्तुतमिश ने इसके दुश्मन को शरण नहीं दी और इस तरह इसने दिल्ली की रक्षा करी चंगेज खान के आक्रमण से। यह क्वेश्चन आता है कि चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने वाला कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण करी। तो कौन सी उपाधि धारण करता है बलबन? तो देखिए, यहां पर ये गलत होगा। तोताए हिंद जो है वो अमीर खुसरो को कहते हैं। बलबन के द्वारा जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की जाती है। वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है। ठीक है। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से होती है? देखिए, यह था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक एक अभियान पे गया हुआ था, बंगाल अभियान। बंगाल जीतने के लिए यह गया हुआ था। जब यह बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तो एक स्वागत भवन बनाया गया था तुगलकाबाद के नजदीक, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, और यही भवन गिर जाता है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जैसा मैंने आपको कहा। और बड़े पैमाने पर कौन था? तब आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो लोदी वंश में 3 ही राजा होते हैं। एक होता है बहलोल लोदी जो थोड़ा सॉफ्ट था, दूसरा होता है सिकंदर लोदी जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, और तीसरा होता है इब्राहिम लोदी जिसे बाबर पराजित करता है। किसने भूमि को मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी लाकर आया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी? तो देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर बनी होती थी। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो मैंने आपको एक ऊपर बताया था कि 40 तुर्क सरदारों का एक दल बनाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश तो मर जाता है, लेकिन जो ये 40 सरदारों का, तुर्क सरदारों का दल था, ये शक्तिशाली हो जाता है और यही डिसाइड करते थे पूरे शासन के बारे में। तो जब रजिया सुल्तान शासिका बनी तो इनको ये पसंद नहीं आया कि कोई महिला इनके ऊपर शासन करे और फिर इनके अनुकूल शासन न करे, तो इन्होंने रजिया को गद्दी से हटा दिया। तो किसने हटाया? जो 40 तुर्क सरदार थे, तुर्कों ने हटाया। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी? तो फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक की आत्मकथा है, इसे इसने खुद लिखा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो इसके बारे में भी हमने बात करी थी कि भारत में सबसे पहले कर कौन लगाता है, जजिया कर? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन वो ब्राह्मणों पर नहीं लगाता। ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला कौन था? फिरोज तुगलक। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया था? तो जब इल्तुतमिश ने ग्वालियर को विजित कर लिया, जब यह वापस आया, इसने अपने सिक्कों पर अपने उत्तराधिकारी रजिया का नाम अंकित करवाया था। नसरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? यह था मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम था बाहुद्दीन। ठीक है। और गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। जलालुद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अब देखिए, कल मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई थी कि देवगिरी के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी 2 बार आक्रमण करता है। पहली बार 1296 में करता है और दूसरी बार 1308-9 के करीब करता है। 1296 वाला जो आक्रमण था उस समय सुल्तान जलालुद्दीन था और यही इसके शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है और बहुत सारा धन उसको यहाँ से प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वो दिल्ली का सुल्तान बनने में सफल होता है और जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। अलाउद्दीन के शासन में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन होता था? तो अलाउद्दीन के शासनकाल में भूमिकर से जुड़ा अधिकारी को मुस्तखराज कहते थे। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? वारंगल यानी आज का तेलंगाना, और यहाँ पर स्वतंत्र राज्य कन्हैया के द्वारा स्थापित किया गया।
बर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो नग्न होकर दौड़ा करता था मुबारक खान खिलजी। ठीक है। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बना था, सुल्तान बना फिर दिल्ली का नसरुद्दीन खुसरो शाह। ये भी खिलजी वंश में ही आता है। ठीक है, खिलजी काल में ही शासक बना था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो जो ये खुसरो शाह था, इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करी थी। यह अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था। दिल्ली का पहला अफगान शासक कौन था? तो देखिए, दिल्ली पर जो पहला अफगान शासक था वो बहलोल लोदी था, और दिल्ली पर शासन स्थापित करने वाला पहला अफगान वंश लोदी वंश था। दिल्ली का दूसरा अफगान शासक कौन था? शेर शाह सूरी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? तो इक्ता प्रथा की शुरुआत करता है इल्तुतमिश, और इसे खत्म कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर को बनाया था। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो थानेश्वर पर उसने 1014 में आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गौरी के द्वारा जो सिक्के चलाए जाते थे, इसके सिक्कों पर देवी का अंकन भी होता था, लक्ष्मी देवी का, और इन सिक्कों को दहली वाला सिक्का कहा जाता था। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो सुल्तान का पद जो होता था वो पैतृक होता था, यानी सुल्तान के बाद उसके पुत्र को ही उसका उत्तराधिकारी माना जाता था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो जो सारे शक्तिशाली पद होते थे आपके अलग अलग विभागों के, चाहे प्रमुख होते हैं, ये सारे के सारे अमीरों के अधीन होते थे, और अमीर काफ़ी शक्तिशाली होते थे दिल्ली सल्तनत में। अमीरों का दमन कौन करता है? बलबन और खिलजी। प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांतों को, भूमि को कहते थे इक्ता। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो सुल्तान के कर्मचारियों को जो भूमि दी जाती थी उसे इबलाक कहा जाता था। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग में होता था? तो धर्मोपदेश के लिए तजकीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता है? तो शरीयत के आधार पर किसी भी समस्या के समाधान के निर्णय को फतवा कहा जाता है। ठीक है, कोई डायरेक्ट एक ऑर्डर निकाल दिया जाता है, उसे कहा जाता है फतवा, जो कि शरीयत के आधार पे होता है। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन होता था? तो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का जो प्रतिनिधि होता था प्रांतों में, उसे वली कहा जाता था। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था आपका दिल्ली सल्तनत का जो सेकंड पार्ट था, हमने उसको यहाँ पर कवर किया। पहला पार्ट हमने कल देखा था, लगभग इतने ही क्वेश्चन हमने कल कवर किए दिल्ली सल्तनत से, और आज भी हमने उतने ही क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए। 2 वीडियो में आपका दिल्ली सल्तनत यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जो अगला वीडियो होगा मध्यकालीन भारत का, उसमें हम दक्षिण के एक बहुत इंपॉर्टेंट वंश विजयनगर साम्राज्य के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।